नमो नमः छात्र, सुप्रभातम। मैं प्रियंका चौहान, आपकी संस्कृत की अध्यापिका। चलिए बच्चों, आज चलते हैं हम एक व्याकरण के नए विषय की ओर, प्रत्यय। ठीक है बच्चों, तो आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय के दो भेद पढ़ेंगे, एक कत्वा प्रत्यय और दूसरा ल्यप प्रत्यय। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए बच्चों, तो देखते हैं सबसे पहले प्रत्यय होते क्या हैं। ठीक है, तो प्रत्यय की परिभाषा जब हम सबसे प्रथम देखते हैं तो कत्वा प्रत्यय व ल्यप प्रत्यय, इसके दो भाग हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रत्यय होता क्या है। तो देखिए, प्रत्यय जो शब्दांश धातुओं के अंत में लगकर विभिन्न अर्थों का ज्ञान करवाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जो शब्दांश धातुओं के अंत में लगकर विभिन्न अर्थों का ज्ञान करवाते हैं। जैसे कोई भी धातु है, उसके अंत में कोई भी शब्द लगता है तो वो क्या हो जाता है, उसका अर्थ अलग हो जाता है, विभिन्न अर्थ निकल जाते हैं उसके, उन्हें प्रत्यय कहते हैं, जिन्हें आप प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, कत्वा प्रत्यय की परिभाषा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय। आपके जो इस प्रत्यय के दो पार्ट हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, दो भाग। अब सबसे पहले हम देखेंगे कत्वा प्रत्यय की परिभाषा। जब एक काम करके दूसरा काम किया जाता है तो पहले काम वाली धातु में कत्वा प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, अब एक काम करके दूसरा काम किया जाता है, अर्थात दो आपकी इसमें क्रिया होती है। ठीक है, जब किसी वाक्य में दो क्रिया होती है और एक काम करके दूसरे काम को किया जाता है, यानी क्रिया करके अर्थ में कत्वा प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो जैसे बालक कहा पठित्वा क्रीडति, बालक पढ़कर खेलता है, तो दो क्रिया हो गई, पढ़ना और खेलना। ठीक है, तो पठित्वा पढ़कर खेलता है। ठीक है, अब नियम देखिए कि कैसे कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हम कैसे करते हैं, किन नियमों के साथ उसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय कत्वा का त्वा शेष रहता है। हमेशा कत्वा में जो का है आधा, वो उसका लोप हो जाता है। लोप मतलब गायब होना, और क्या बचता है, त्वा। किसी भी धातु में अंत में त्वा आपको दिखाई देता है तो हमें समझ आता है वो कत्वा प्रत्यय है। उदाहरण स्वरूप पठः, पठ जमा कत्वा। एक तो ये ध्यान रखना है, जब हम जो धातु होती है, जब तक उसमें कोई प्रत्यय या कोई विभक्ति या कोई लकार नहीं लगा होता, तब तक वो धातु का अंतिम शब्द जो होता है वो हलंत वाला होता है, अधूरा होता है। जब उसमें कोई विभक्ति मिलती है, कोई लकार मिलता है, कोई प्रत्यय मिलता है, कोई उपसर्ग मिलता है, तब जाके वो पूर्ण होता है। तो जैसे पठ, ठा के नीचे जो ये आधा आपको कुछ दिख रहा है, ये क्या है, हलंत। पठ जमा कत्वा, पठित्वा। ठीक है, प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा ना हो। अब स्वर की मात्रा ना हो, स्वर की मात्रा क्या होती है, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये क्या है, ये स्वर की मात्रा। अगर धातु के अंतिम वर्ण में कोई ई का प्रयोग होता है यदि कोई अंत में कोई भी स्वर की मात्रा ना हो, तो अब देखिए, हस जमा कत्वा, यहाँ पर प्रयोग करते हैं हस धन कत्वा। धन और जमा, जो ये प्लस का निशान है, जोड़ने का निशान है, उसको धन भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, इसको जमा भी कहा जाता है। तो सा अधूरा है, यहाँ पर कोई आपको आ की मात्रा नहीं दिखाई दे रही, कोई भी स्वर की मात्रा नहीं है यहाँ पर, तो हम कहेंगे इसको कि इसमें ई का प्रयोग होगा। तो क्या बन गया, हसित्वा। हसित्वा, का लोप हो जाता है, का हट गया, ई का आगमन हो जाता है, तो हसित्वा बनेगा। उसी प्रकार तीसरा नियम देखेंगे, यदि धातु का अंतिम वर्ण मा और ना हो तो इसका लोप हो जाता है और शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होता है। शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, पहले तो हमें क्या बताया गया कि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा ना हो तो ई का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि माँ ना हो तो, माँ और ना हो तो अंतिम वर्ण में उनका लोप हो जाता है और ई का भी प्रयोग नहीं होता है, जैसे नम जमा कत्वा। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर वाला हम दूसरा अगर देखें नियम, तो उसके अनुसार तो यहाँ नमित्वा बनना चाहिए था, लेकिन जब तीसरे नियम में कहा गया अंतिम में
माँ या ना हो तो माँ और ना का लोप हो जाता है, अर्थात वो गायब हो जाते हैं, और ई का भी प्रयोग नहीं होता है। तो ना माँ गायब हो गया, क्या बना, कत्वा प्रत्यय में से का ऑलरेडी हट ही जाता है, तो नत्वा का, वो नम का नत्वा बनेगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलो अब तीसरा नियम भी हो गया। अब चौथा नियम देखते हैं। यदि धातु का अंतिम वर्ण मां और ना समान वर्ग से हो तो मां और ना का लोप नहीं होता और प्रत्यय प्रयोग के समय ई का प्रयोग करना होता है। चलिए, अब हमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले नियम में ई का प्रयोग बताया था, अंतिम जो शब्द है उसमें स्वर की मात्रा ना हो तो। तीसरे नियम में हमें बताया गया था कि ना और माँ हो तो ना और माँ का लोप हो जाता है और ई का भी प्रयोग नहीं होता। फिर से यहाँ पर माँ और ना समान वर्ग से हो तो माँ और ना का लोप भी नहीं होता और ई का भी प्रयोग होता है। अब इसको समझिए। जैसे देखिए, भ्रम जमा कत्वा, यहां पर बना है भ्रमित्वा। बाप कहेंगे यहाँ पर माँ भी है तो माँ का लोप होना चाहिए और ये भी भ्रत्वा बनना चाहिए। लेकिन बच्चों, इसमें क्या कहा गया, यदि धातु का अंतिम वर्ण माँ और ना समान वर्ग से हो तो, यदि यहाँ पर माँ और ना की फैमिली हो तो माँ और ना का लोप नहीं होता है। फैमिली मतलब जिस प्रकार से का वर्ग है, का वर्ग है, चा वर्ग है, ता वर्ग। वर्ग मतलब जैसे क ख ग घ ना, ये देखिए चाचा जाजाना, चाचा जाजाया, ताथा दादा ना, तो ये सबकी फैमिली है। ठीक है, ताथा दादा ना, पापा बाबा माँ, है ना, ये सबकी फैमिली है। तो उसी प्रकार से यदि माँ और ना की कोई फैमिली का जो भी पद है वो पहले आया हो, अंतिम जो वर्ण है वो पहले आया हो, तो माँ और ना का लोप भी नहीं होता और ई का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो भ्रा माँ, ये माँ जो है माँ की फैमिली का भा है, जरा हम चेक करें, देखते हैं, पा फा भा बा माँ, तो ये माँ की फैमिली का ही हुआ ना। भा जो है यहाँ पर माँ की फैमिली को, यहाँ पर चा होता तो यहाँ पर जरूर लोप होता, लेकिन ये समान वर्ग से है, मतलब ये भी माँ के परिवार से ही है, माँ की फैमिली में ही आता है। भा पा फा बा भा माँ, तो माँ की फैमिली में से भी आता है, तो ये इसका लोप नहीं होगा और ई का भी प्रयोग होगा, तो ये बन गया भ्रमित्वा, ये बन गया भ्रमित्वा। ठीक है, तो हमें भ्रम में नहीं डालना है, सीधे सीधे समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपकी सहायता के लिए कुछ शब्द और अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं और धातु के साथ। तो देखिए, जैसे हसित्वा है तो हंसकर, नीत्वा है ले जाकर, ग्रहित्वा पकड़कर, उसी प्रकार से धातु याच याचित्वा मांगकर, तो ये जरूर आप पढ़ लेना तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक, चलिए अब ल्यप प्रत्यय पर चलते हैं। ल्यप प्रत्यय की परिभाषा, जब धातु से पहले उपसर्ग लगा हो तो कत्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, धातु से पहले यदि उपसर्ग लगा हो तो कत्वा प्रत्यय के स्थान पर क्या लगाया जाता है, ल्यप प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए किस तरह से करेंगे इसे। ल्यप प्रत्यय कहाँ लगता है, जब धातु से पहले उपसर्ग लगा हो। अब देखिए, ठीक है, ला और पा हट जाते हैं, धातु के साथ केवल या जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, केवल या जोड़ा जाता है। देखिए, अब जैसे मैं पढ़कर घूमने जाऊंगा, ठीक है, मैं पढ़कर घूमने जाऊंगा, और मैं प्रणाम कर कर, या फिर मैं हंसकर दौड़ने जाऊंगा, या फिर मैं कहकर घूमने जाऊंगा, या मैं प्रणाम कर कर विद्यालय जाऊंगा, ये अलग अलग। देखो, जब मैं पढ़कर, तो पढ़कर में पठित्वा आएगा, घूमने जाऊंगा भ्रमित्वा। लेकिन मैं प्रणाम करके विद्यालय जाऊंगा, प्रणाम में प्रणम्य शब्द आता है और उसमें प्र उपसर्ग आता है, तो जब उपसर्ग आएगा तो वही करके अर्थ में हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। वहां हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर ये बस ल्यप प्रत्यय में ज्यादा कुछ नहीं है। ल्यप प्रत्यय में सिर्फ आपको ध्यान करना है कि जिसके आगे उपसर्ग लगा हो, जो भी धातु है, वहां पर आपको क्या प्रयोग करना है, ल्यप प्रत्यय। बस नीचे कुछ उदाहरण है। वी जमा हस जमा ल्यप, तो विहस्य यानी हंसकर, प्र जमा नम जमा ल्यप प्रणम्य यानी प्रणाम करके। तो इसका ला और पा हट जाता है, या शेष रहता है, तो अंत में हमें या देखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं
ये आप कुछ उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे आगम, आ जमा गम, तो क्या बना, आगम्य और आगत्य दोनों, अधि जमा गम, अधिगम्य। तो ये उपसर्ग हैं, फिर धातु है, फिर इन्हें जोड़कर जो ल्यप प्रत्यय से बनाया जाता है वो पद है। चलिए अब आते हैं हमारे पुस्तक अभ्यास कार्य के प्रश्न उत्तर पर। ठीक है, पुस्तक अभ्यास कार्य जो कत्वा और ल्यप प्रत्यय का दिया गया आपकी पुस्तक में। चलिए, कत्वा ल्यप प्रत्ययो अर्थः समान है। अब इसमें भी क्या आपको जो है एक छोटी सी परिभाषा समझ लीजिए, कुछ भी समझाने के लिए समझ लीजिए। कहा गया है कि कत्वा और ल्यप प्रत्यय का अर्थ समान है। उपसर्ग युक्त पदानाम ल्यप प्रत्ययान्तवान रूप भवति, कि उपसर्ग युक्त पदानाम ल्यप प्रत्यांत रूपम भवति, कि उपसर्ग युक्त पद हो तो अंत में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अन्वेषा पदानाम कत्वा प्रत्यांत रूपम च भवति, और अन्वेषा उसके अलावा जो कोई भी पद है उसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। उदाहरण के अनुसार अधोलिखित वाक्यों में को पूरा कीजिए। ठीक है, अब हमें इसमें ढूंढना है, देखना है कि किसके साथ हमें ल्यप प्रत्यय लगाना है और किसके साथ हमें कत्वा प्रत्यय लगाना है। जिस भी धातु के सामने उपसर्ग लगा है वो उसके पीछे हमें ल्यप प्रत्यय लगाना है, जिसमें नहीं लगा उसमें कत्वा प्रत्यय। अब पहला उदाहरण देखिए, गुरु विहस्य उत्तरम दत्तवान, तो विहसती है तो विहस्य बन गया, तो वि उपसर्ग हो गया, इसलिए हमने इसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया। तो हस धातु है और ल्यप में ला और पा का योग हो जाता है, यह बन जाता है, तो विहस्य। छात्रः पाठम स्मृत्वा श्रावितवान, अब स्मृ धातु है, स्मृ धातु में तो कोई उपसर्ग लगा नहीं है, तो स्मृत्वा बनेगा, वह पाठ पढ़कर श्रावितवान सुनाता है। ठीक है, अब देखिए, रजकः वस्त्रम स्थापयति प्रक्षाल्यति, रजकः यानी होता है धोबी, वस्त्रों को धोता है और स्थापित करता है यानी रखता है। अब ब्रैकेट में क्या दिया गया है, प्रक्षाल्यति। अब शब्द को समझिए, पद को, प्र उपसर्ग है, क्षाल्य धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो प्र उपसर्ग आते ही हमारे माइंड में क्या आता है कि जिस भी धातु के सामने उपसर्ग लगा हो उसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो प्रक्षाल्य क्या बनेगा, प्रक्षाल्य। ठीक है, कच्छपः स्वगृहम् एव अटति संस्थाप्यति, कच्छपः यानी कि कछुआ अपने घर में ही संस्थाप्य एव अटति सुरक्षित रहता है, स्थापित रहता है। ठीक है, तो संस्थाप्यति, इसमें सम उपसर्ग आ गया, स्था धातु आ गया, तो संस्थापया। ठीक है, छात्राणाम उपस्थितिम शिक्षकः प्रमुदित पश्यति, अब इसमें पश्यति आया है, तो पश्य धातु के रूप चलते हैं दृश धातु से, तो छात्रों की उपस्थिति देखकर शिक्षक खुश हुआ, तो देख कर आया है, तो ये तो है जाहिर सी बात, लेकिन इसमें पश्यति में कोई भी उपसर्ग नहीं है, और जब दृश धातु के रूप चलते हैं, पश्य के रूप चलते हैं दृश्य से। ठीक है, जिस प्रकार गम के रूप गच्छ से चलते हैं उसी प्रकार पश्य के रूप दृश्य के अनुसार चलते हैं, तो क्या आ जाएगा इसमें, दृष्टवा। ठीक है, सह बालकान भ्रमणम करोति, नयति यहाँ पर शब्द है, इसमें भी नयति में हमें कोई भी उपसर्ग नहीं दिख रहा है, वह बालकों को ले जाकर भ्रमण करता है, तो नयति में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो नयति में धातु है नी जमा कत्वा नीत्वा। ठीक है, इयं तेषाम गृहम भोजनम करोति, और ब्रैकेट में है धातु गच्छति, गच्छति के आगे भी हमें कोई उपसर्ग नहीं दिखा, तो मतलब कत्वा प्रत्यय लगेगा, तो वह उनके घर जाकर भोजन करता है, तो गत्वा क्या आ जाएगा, गत्वा, क्योंकि नियम नंबर 3 के अनुसार गम है तो मां का लोप हो जाएगा और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित नाम ल्यप प्रत्यांत रूपाणाम परिवर्तनम कत्वा प्रत्यांत रूपेण कुरुत, ल्यप प्रत्यय का कत्वा प्रत्यय में आपको बदलना है। विज्ञाय, अब सबसे पहली चीज हमें उपसर्ग हटा देना है और ल्यप प्रत्यय का या हटा देना है, तो धातु हमारी निकल जाएगी, जैसे विज्ञाय, वी हटा दिया उपसर्ग, या हटा दिया ल्यप प्रत्यय का, तो ज्ञा धातु बनी। ज्ञा में कत्वा प्रत्यय मिलाएंगे तो कत्वा का लोप होता है, त्वा ज्ञात्वा। प्रपठ्य, प्र हटा दीजिए अंत में, या पठ धातु हो गई तो पठित्वा। संपूज्य, सम उपसर्ग है, पूज्य में या हटा दीजिए पूज्यत्वा। संप्राप्य, प्राप्त को कहा जाता है, प्राप्त के जो रूप चलते हैं वो लब से चलते हैं, और प्राप्त में वैसे भी प्रा उपसर्ग है,
तो लब्धवा चलेंगे। लब यानी लब धातु में भी लब या धातु यानी भी प्राप्त करना होता है, तो लब धातु कत्वा प्रत्यय, तो ये लब्धवा बनेगा। ठीक है। सम्मिल्य, सम उपसर्ग, मिल धातु, ल्यप प्रत्यय, तो सम हटा दीजिए, ल हटा दीजिए, मिल धातु निकलेगी मिलित्वा। ठीक है। अधोलिखितानाम कत्वा प्रत्यय युक्त पदानाम धातु प्रत्यय च पृथक पृथक लिखत। इसमें आपको कत्वा प्रत्यय दिया गया है, पद के साथ पद दिए गए हैं, उसमें से आपको धातु और प्रत्यय अलग करने हैं। जैसे भूतवा है तो भू धातु कत्वा प्रत्यय, गत्वा है तो गम धातु कत्वा प्रत्यय, दृष्टवा है दृष्ट धातु, पश्य यहाँ पर पश्य धातु है लेकिन रूप इसके चलते हैं दृश्य से, कत्वा प्रत्यय, स्थित्वा स्थ धातु कत्वा प्रत्यय, पठित्वा पठ धातु कत्वा प्रत्यय। अंतिम देखिए, रिक्त स्थाने ल्यप प्रत्यांत शब्दाना ल्यप प्रत्यांत शब्दम लिखत, कि ल्यप जो एक संधि कह लीजिए, संधि करके पूरा लिखना है। वी जमा हस जमा ल्यप, तो लापा का योग हो जाता है, यह बचता है, तो वी हस्य, वी जमा जी जमा ल्यप, तो जी यानी जीतना, तो जीत्य के अनुसार चलता है ये विजित्य। वी जमा स्म जमा ल्यप विस्मृत्य, प्रा जमा पठ जमा ल्यप प्रपठ्य, आ जमा गम जमा ल्यप आगम्य। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम प्रत्यय करते हैं, ल्यप प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ। धन्यवाद।